हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आप वीवू के सेमेस्टर 4 सेशन 22 से 26 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर हिस्ट्री है, उसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले। ये आपका हिस्ट्री के मेजर 6 के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही आज हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे एक अच्छा उत्तर को लिखा जाता है, कैसे आप एक बेहतरीन आंसर को लिख के एग्जाम में अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन के शासन का मूल्यांकन कीजिए, या फिर आपको दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉर्ड लिटन के नीतियों को विस्तार में समझाइए। क्वेश्चन और भी घुमा के पूछ सकता है, लेकिन अगर आपको लॉर्ड लिटन के बारे में पूछता है तो आपको आंसर सेम लिखना है। ठीक है, यही आंसर आपको लिखना है। पूछ रहा है लॉर्ड लिटन के बारे में तो सबसे पहले उसका परिचय लिखेंगे। इसमें परिचय क्या है तो आइए पढ़ते हैं। लिखना है कि लॉर्ड लिटन, जिन्हें एडवर्ड रॉबर्ट लिटन, बुलवर लिटन के नाम से भी जाना जाता है, लिटन के प्रथम अर्ल एक अंग्रेजी राजनेता थे जिन्होंने 1876 से 1880 तक भारत के वायसरॉय के रूप में कार्य किया। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध और 1876 से 1878 के महान भारतीय अकाल से निपटने के तरीके के कारण उन्हें एक क्रूर वायसरॉय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड लिटन जो थे वो भारत के वायसरॉय के रूप में 1876 में उन्होंने शपथ लिया और 4 साल का उनका कार्यकाल रहा, 1876 से 1880 तक का। लॉर्ड लिटन से पहले लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो थे वो भारत के वायसरॉय थे। ठीक है, और लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन भारत के वायसरॉय बने थे। ठीक है दोस्तों, ये लॉर्ड लिटन का परिचय हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि भारतीय इतिहास में लॉर्ड लिटन की भूमिका। भारतीय इतिहास में जब वो 4 साल के लिए वायसरॉय थे तब उनकी क्या भूमिका थी उसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि लॉर्ड लिटन भारत के एक बहुत ही सक्रिय वायसरॉय थे, बहुत ही सक्रिय वायसरॉय थे वो। उन्होंने जिन्होंने विभिन्न पहलुओं पर नीतियाँ बनाई। ये प्रशासन, भू राजनीति, वित्त, रक्षा और कई अन्य से संबंधित थे। उन्होंने कई नीतियाँ बनाई प्रशासन को लेके, भू राजनीति को लेके, वित्त को, रक्षा को और कई अन्य संबंधित थे जो भी उन्होंने नीतियाँ बनाई थी। ठीक है, फिर है कि लॉर्ड लिटन की प्रमुख नीतियाँ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक अधिनियम था जो इन्होंने लाया था। ठीक है, फिर है एंग्लो अफगान युद्ध, रॉयल टाइटल एक्ट, भव्य दिल्ली दरबार, वित्तीय सुधार और शस्त्र अधिनियम। ये सारा इनका नीति था। ठीक है, फिर है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं। यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वहाँ यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, जो भी महत्वपूर्ण था उसके बारे में। इसमें हुआ क्या था कि सबसे पहला में लिखा है कि 1876 से 1878 का महान अकाल। हुआ क्या कि जब लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय बने थे तभी उसी समय से भारत में मतलब वर्षा नहीं होने लगी थी। ठीक है, वर्षा का जो मात्रा है वो बहुत कम हो गया था और लगातार ये 2 साल तक ऐसा ही रहा, जिससे बहुत ही सूखा पड़ गया, बहुत ही अकाल पड़ गया। ठीक है, ये दूसरा 1876 का रॉयल टाइटल एक्ट। ये रॉयल टाइटल एक्ट क्या था? ये यूनाइटेड किंगडम का संसद का एक अधिनियम था जिसको प्रधानमंत्री डिजरायली के प्रोत्साहन से बनाया गया था। ठीक है, फिर तीसरा में है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये जो भारत के द्वारा, जो भारत के मीडिया के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ या फिर उनका जो आलोचक थे, जो उनकी आलोचना करते थे, उसको दबाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लाया गया था। ठीक है, फिर चौथा नंबर है शस्त्र अधिनियम। शस्त्र अधिनियम क्या था? इसमें था कि जो भी भारत में शस्त्र को रखेगा, जो भी हथियार को रखेगा, हथियार को बेचेगा या फिर खरीदेगा, उसके लिए उसके पास लाइसेंस या अनुमति पत्र का होना जरूरी है। जबकि ये जो एक्ट था वो अंग्रेजों पे लागू नहीं होता था। ठीक है, फिर इसमें पांचवा है आईसीएस की आयु सीमा कम करना। आईसीएस क्या है? सिविल सर्विस परीक्षा। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो आईसीएस का परीक्षा होता था
वो 21 वर्ष में होता था। ठीक है, जो भी 21 वर्ष का हो गया है वो परीक्षा देने के लिए एलिजिबल होता था, वो दे सकता था। लेकिन इसको क्या किया कि 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दिया, जो कि और भारतीयों के लिए मुश्किल हो गया। ठीक है, फिर इसमें छठा नंबर पे द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। जो लॉर्ड लिटन थे उनके कार्यकाल में दूसरा आंग्ल युद्ध हुआ था। ठीक है, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। यह आपका महत्वपूर्ण घटना है जब लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे। इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 1876 से 78 का महान अकाल। ठीक है, इसको जानते हैं। 1876 में पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होने के कारण 1878 का मानसून सीजन भी अच्छा नहीं रहा। ठीक है, 1876 में जब वो वायसराय बने थे तब वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी, भारत में बारिश नहीं हुई थी। फिर 77 में वही हाल रहा और 78 में बहुत ही भयंकर अकाल फैल गया। ठीक है, फिर है कि यह लंबा सूखा था जो दक्कन से लेकर कैप केमोरिन तक फैला था। ये एक बहुत ही लंबा सूखा था। इसमें कैप केमोरिन क्या है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, भारत का जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु है, उसी के बारे में बोल रहा है कि दक्कन से लेकर कैप केमोरिन तक ये फैला था, फिर उत्तरी भारत तक फैल गया, ये फिर बाद में उत्तरी भारत तक फैल गया। परिणाम स्वरूप ऐसा अकाल पड़ा जो भारतीय इतिहास में ज्ञात किसी भी अन्य अकाल से अधिक व्यापक था। इसका परिणाम यह हुआ कि जितना भी आज तक इस डेट तक जितना भी अकाल था ये सबसे भयानक था। ठीक है, ये सबसे भयावह था। इसी में है कि लॉर्ड लिटन की लापरवाही के कारण इस अकाल में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। लॉर्ड लिटन ने जो है इस अकाल को पूरी तरह से सही से देखभाल नहीं कर सका, लोगों तक सही से सुविधाएं नहीं पहुंचा सका। और इसी समय जो है लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार भी करवाए थे। 1877 का दिल्ली दरबार बहुत ही भव्य दरबार था वो, जहाँ पर महारानी विक्टोरिया को भारत बुलाया गया था। और यहीं पे क्या है कि बहुत सारा पैसा अरबों रुपया यहाँ पे खर्च किया, जहाँ फिजूल खर्चा हो गया, जबकि उस पैसा को लगाना चाहिए था अकाल में, अकाल से पीड़ित लोगों पर लगाना चाहिए था। ठीक है, ये आपका हो गया 1876 से 78 का महान अकाल। ये एक महत्वपूर्ण घटना था। ठीक है, इसके बाद जानते हैं इसी में अगला पॉइंट। इसमें अगला पॉइंट है 1876 का रॉयल टाइटल एक्ट। ठीक है, 1876 में डिजराइली के द्वारा जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे बेंजामिन डिजराइली, उन्हीं के प्रोत्साहन पर एक एक्ट लाया गया था जो था रॉयल टाइटल एक्ट। ठीक है, चलिए इसको जानते हैं। इसमें लिखा है कि रॉयल टाइटल एक्ट 1876 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। ठीक है, यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। इस अधिनियम को प्रधानमंत्री बेंजामिन डिजराइली के प्रोत्साहन पर पारित किया गया था। प्रधानमंत्री जो उस टाइम थे बेंजामिन डिजराइली, उसी के प्रोत्साहन पर यह प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। इस अधिनियम के मुताबिक ब्रिटिश साम्राज्य की उपाधि का इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही किया जा सकता था। इस एक्ट के मुताबिक जो भी उपाधि मिलता था वो सिर्फ भारत में ही उपयोग किया जा सकता था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। महारानी विक्टोरिया को भी इसी एक्ट के तहत कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी और यह उपाधि पहली बार 1893 में ब्रिटिश सिक्कों पर ही दिखाई दी थी। ठीक है, ये बाद में 1893 में ब्रिटिश सिक्कों पर भी ये उपाधि जो दिखाई दिया था। ठीक है, यह आपका दूसरा पॉइंट था। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं, जानते हैं। इसमें लिखा है कि पहले समाचार पत्र केवल कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और इलाहाबाद में ही प्रकाशित होते थे। पहले जो है सिर्फ बड़े शहरों में ही समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। ठीक है, लेकिन बाद में वे अन्य छोटे शहरों में भी प्रकाशित होने लगे। बाद में क्या हुआ कि छोटे छोटे शहरों में इसका प्रकाशन होने लगा। फिर है कि इसलिए वे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे जाते थे। जब छोटे छोटे क्षेत्रों में ये प्रकाशित होने लगा तो सभी क्षेत्रीय भाषा में इसको लिखने लगे। फिर है कि स्थानीय मीडिया की बदौलत लोगों को राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होने लगी और वे धीरे धीरे अपने अधिकारों के बारे में जानने लगे। जब क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होने लगा, चीज़ों का प्रकाशन होने लगा, तो
सभी लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चला, वह अपने अधिकार को जानने लगे। ठीक है। फिर भारत की प्रेस ब्रिटिश नीति की कड़ी आलोचक थी, उस पर काबू करना इस अधिनियम का लक्ष्य था। जब जानने लगे कि हमारा भारतीय लोग जब जानने लगे कि हमारा क्या अधिकार है, मीडिया के द्वारा समझने लगे, तो ये बात अंग्रेज़ों को पता चला, तो उन्होंने इन बातों को दबाने के लिए ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अधिनियम लाया, जिसका लक्ष्य क्या था कि ये सब जो भी आलोचक थे, जो भी मीडिया वाले थे, उनके बातों को दबाना। ठीक है, यही उनका मकसद था। फिर एक इसीलिए लॉर्ड लिटन ने सरकार के हित में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। सरकार के हित में बाद में उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, इसी को दबाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर इसी में चौथा नंबर पर है, बात करते हैं उसके बारे में। इसी में चौथा पॉइंट है क्या कि 1878 का शस्त्र अधिनियम। इसमें लिखा है कि लॉर्ड लिटन का भारतीय शस्त्र अधिनियम एक और दमनकारी उपाय था। इसके तहत भारतीयों को हथियार रखने, बेचने या खरीदने के लिए लाइसेंस या अनुमति लेनी पड़ती थी, जबकि अंग्रेजों पर ऐसा कोई कानून लागू नहीं होता था। ठीक है, अंग्रेजों पर ऐसा कोई कानून लागू नहीं होता था। हुआ क्या था कि जब लोग अपने हित के बारे में जानने लगे, तो वो अपने एक स्वतंत्र राज्य के बारे में बात करते थे। कई सारे लोग जो हिंसक क्रांति करते थे, उनके पास हथियार होता था, तो उनसे बचने के लिए उन्होंने एक एक्ट लाया, अधिनियम लाया, 1878 का शस्त्र अधिनियम, जिसका नाम है, ठीक है, इसका नाम क्या है, 1878 का शस्त्र अधिनियम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 5वां नंबर पर है ICS की आयु सीमा कम करना। ICS क्या, सिविल सर्विस परीक्षा। ठीक है, वही है, इसको समझते हैं। लिखा है कि ICS की परीक्षा भारत में ना होकर के ब्रिटेन में हुआ करता था। ICS की जो परीक्षा है वो भारत में नहीं कराया जाता था, वो ब्रिटेन में कराया जाता था। ठीक है, भारत से ब्रिटेन जाकर इस परीक्षा को देना ही बहुत बड़ी चुनौती होती थी। भारत तो पहले से ही गुलाम था, फिर यहाँ से निकल के ब्रिटेन में जाके इसका एग्ज़ाम देना, ये भी बहुत बड़ा चुनौती था। फिर है कि यह परीक्षा बहुत ही कठिन होती थी, और दूसरी तरफ अंग्रेज ये कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी भारतीय किसी ऊंचे पद पर रहे। और अंग्रेज भी ये नहीं चाहते थे कि कोई भी बड़ा ऑफिसर बड़े पोस्ट पर भारतीय रहे। ठीक है, कोई भी भारतीय बड़े पोस्ट पर ना रहे, ये उनका मनोकामना था। वो चाहते थे कि कोई भी भारतीय किसी बड़े पोस्ट पर ना रहे, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो सके, कोई भी भारतीय उनके खिलाफ कुछ बोल ना सके। ठीक है, इसीलिए सिविल सेवा परीक्षा की ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इसीलिए जो अधिकतम सीमा थी कि 21 वर्ष, जब आप 21 वर्ष के हो जाते हैं तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, बाद में क्या किया कि इसको 19 वर्ष कर दिया और घटा दिया गया कि आप 19 वर्ष तक ही इसको दे सकते हैं। ठीक है, यही लिखा है कि ICS की आयु सीमा कम करना, 21 को घटा के 19 कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में छठा पॉइंट है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ये 3 बार इसका अफगान और अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ है। सबसे पहले जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, उसमें जो अफगानी थे वो जीत गए थे, लेकिन वो जीत को बरकरार नहीं रख सके, वो डगमगा गए। ठीक है, इसी में जो अंग्रेज़ों ने पहले हार को, जो भी उनके सैनिकों का मौत हुआ था, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने दूसरा युद्ध किया, जिसको बोलते हैं द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज अफगानिस्तान को जो अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला सके, इसीलिए उन्होंने द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध किया और जीता भी। फिर उसके बाद तीसरा युद्ध हुआ। तीसरा युद्ध में पूरी तरह से अफगानिस्तान को उन्होंने आज़ाद करा दिया। ठीक है, यही द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध था। चलिए इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, उसके बाद फिर समझेंगे। लिखा है कि भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर रूस का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, और यह प्रभाव काफ़ी हद तक भारत के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता था। क्या है कि भारत का जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, उसमें रूस का प्रभाव धीरे धीरे बहुत ही बढ़ रहा था। ये काफ़ी हद तक भारत के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता था। रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए अफगानिस्तान को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने अफगानों के विरुद्ध अपनी भारतीय चौकी से 3 बार हमले किए। उन्हीं के खिलाफ
अंग्रेज़ों ने अपने भारतीय चौकी से 3 बार उन पर हमला किया, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि पहले में उन्होंने जीता अफ़गानियों ने, फिर दूसरे में अंग्रेज़ों ने जीता। जीतने के बाद वो पूरी तरह से उनको जीत नहीं मान सकते, लेकिन तीसरी बार जब युद्ध हुआ तो तीसरी बार में उन्होंने पूरी तरह से अफ़गानिस्तान को आज़ाद करा दिया। ठीक है, वही लिखा है कि दूसरे आंग्ल अफ़गान युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपका किस तरह से आप उत्तर को लिख सकते हैं, किस तरह से आप बेहतरीन आंसर को लिख के अच्छे नंबर को ला सकते हैं, ये आपका उस तरह का तरीका था। ठीक है, इसके बाद किसी भी आंसर को आप लिखते हैं जहाँ पर उसके बारे में समझाने को बोलता है, वर्णन करने को बोलता है, तो उसके बारे में आप निष्कर्ष जरूर लिखिए। इसमें निष्कर्ष क्या हो जाएगा, तो आइए निष्कर्ष को भी देख लेते हैं। इसमें निष्कर्ष क्या हो जाएगा, तो निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। चलिए निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निष्कर्ष लिखना सबसे ज़रूरी है। आप ऊपर सही लिखें और नीचे अगर आपने निष्कर्ष सही लिख दिया 4-5 लाइन, तो आपका बहुत ही अच्छा आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आपको ये लिखना है, इसमें कोई संदेह नहीं कि लिटन एक विचारक थे। जैसा मैंने लिखा है उसी तरह से आपको भी सेम लिख देना है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लिटन एक विचारक थे, फिर भी वे भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने की बुरी तरह से विफल रहे। ठीक है, फिर भी वे भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने में बुरी तरह से विफल रहे। विशेषज्ञों के अनुसार लिटन ऐसे वायसराय थे जिनका भारत और इंग्लैंड की स्थिति पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। विशेषज्ञ बोलते हैं कि लिटन एक ऐसे वायसराय थे। वायसराय का मतलब क्या होता है? वायसराय या जनरल गवर्नर का मतलब होता है कि कोई सरकार है, सरकार के प्रतिनिधि बन के काम करना, उसी को जनरल गवर्नर या फिर वायसराय बोलते हैं। ठीक है, लिखा है कि लिटन ऐसे वायसराय थे जिनका भारत और इंग्लैंड की स्थिति पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लिटन ही वैसे वायसराय थे जिनका इंग्लैंड और भारत पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, फिर लिखा है कि लिटन की अलोकप्रिय और दमनकारी नीतियों से आम जनता असंतुष्ट हो गई। संतोष फैल चुका था तो यह खतरनाक था, और जब असंतोष फैल चुका था तो यह खतरनाक हो गया। उनकी पहल ने भारत के राष्ट्रवाद को मजबूत करने का मार्ग तैयार किया। ये जो है आगे चल के आज़ादी का राह में बदला। ठीक है, तो ये आपको निष्कर्ष लिख देना है। जैसा कि आपने देखा, पहले हमने इसके बारे में परिचय दिया, फिर इसके भूमिका को लिखा, फिर इसके जो महत्वपूर्ण घटना था उसको सीरियल वाइज लिखा, फिर उस सबको डिस्कस किए। ठीक है, सभी को विस्तार से डिस्कस किए, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा निष्कर्ष लिख दें। ये आपका एक अच्छा आंसर होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।